दोस्तों, कल हमने देखा अंजलि और टीना जहां पर खुशी मना रही थी कि माही उनके रास्ते से हट गई है। युवराज ने टीना को माही समझ लिया और टीना की हर बात मान रहा था। ग्वालियर के एक गांव में वैद्य बाबा रघुनाथ एक अज्ञात लड़की की जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे थे। सिंघानिया हाउस का वातावरण पूरा गमगीन था। हवाओं में दर्द बसा हुआ था। हर कोना माही के बिना सूना लग रहा था। माही की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी और वो अंतिम संस्कार तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके जाने का एहसास किसी के दिल से भी नहीं जा रहा था। अब आगे 221वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पूरे परिवार की आंखें नम थी, दिल भारी था और यशवंत और यामिनी की हालात तो ऐसी थी मानो उनको जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। एक बेटे को खोना किसी माँ बाप के लिए कितना असहनीय होता है, और उनके लिए तो माही उनकी जान थी। उनकी चीख अब भी हवाओं में गूंज रही थी। हॉल में मौजूद हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। काव्या अपने पति कुणाल के पास खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ युवराज की तरफ था। युवराज जो कभी माही का साया हुआ करता था, आज उस साये के बिना बिखर चुका था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई चेतना नहीं थी। उसकी आंखें किसी गहरे शून्य में खो गई और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं बल्कि एक दर्दनाक भ्रम की थी। युवराज की हालात देखकर काव्या का दिल कांप उठा। उसे डर था कि कहीं माही के जाने के बाद गम उसे पूरी तरह से न तोड़ दे। उसने टीना की ओर देखा। युवराज उसके बाजू में बाजू डालकर खड़ा था और उससे बातें कर रहा था। काव्या को यह चिंता थी कि कहीं कोई युवराज की इस हालात का फायदा भी न उठा ले। टीना ने भी काव्या के चेहरे की उलझन देख ली थी, इसलिए वो युवराज से अलग हुई और काव्या के पास आ गई। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ दीदी? आपको युवराज जीजू की चिंता हो रही है ना? काव्या की आंखों में आंसू भर गए। वह अब तक खुद को संभाले हुए थी, लेकिन टीना के ये शब्द सुनते ही उसकी हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू ढलकने लगे। उसने अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि रोक पाना मुश्किल था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ टीना, तुम युवराज को देख रही हो ना? उसकी मानसिक स्थिति हर पल बिगड़ती जा रही है। माही के बिना वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। मुझे डर है कि कोई उसकी इस हालात का फायदा न उठा ले। टीना ने काव्या का हाथ थाम लिया और गंभीरता से कहा, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं जीजू का पूरा ध्यान रखूंगी। माही दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका हर रिश्ता अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। काव्या ने आभार भरी नजरों से टीना की ओर देखा। उसने अपनी भावनाओं को एक बार फिर शब्दों में पिरोया। थैंक यू टीना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। बस तुम युवराज का ख्याल रखना और उसे जितना जल्दी हो सके इस भ्रम से निकालकर हकीकत में लाना। टीना ने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर उसकी नजर युवराज की ओर चली गई। वह अब भी खोया हुआ सा खड़ा था, लेकिन अब उसकी नजर टीना पर पड़ी, जो उसने एकदम से मुस्कुरा दिया। ये अजीब मुस्कान थी, उसमें वास्तविकता नहीं थी। वो टीना की ओर बढ़ा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई खोई हुई चीज को पा लिया हो। माही, चलो अपने कमरे में चलते हैं। युवराज की आवाज में खुशी थी, लेकिन ये खुशी दर्द से उपजी हुई थी। टीना ने काव्या की तरफ देखा और काव्या ने भी हाँ में सिर हिला दिया, मानो कह रही हो, जाओ जाओ उसके साथ रहो। टीना ने गहरी सांस ली और युवराज का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो गिरने से बचा रही हो। वो धीरे धीरे युवराज के साथ उसके कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं सिंधु और बिंदु यशवंत और यामिनी को संभालने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों भी टीना और युवराज को देख रही थी। उन्हें टीना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि टीना युवराज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बिंदु ने सिंधु से कहा, सिंधु तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मुझे लगता है कि हमें गुरु माँ से बात करनी चाहिए। हाँ बिंदु, तुम कह तो सही रही हो। सीनियर तो होश में नहीं, लेकिन गुरु माँ को सब पता होना चाहिए। तुम एक काम करो, अंकल आंटी को संभालो, मैं गुरु माँ से इस बारे में बात करके आती हूँ। सिंधु ने भी बिंदु की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अंकल आंटी के साथ हूँ। तुम जाओ और गुरु माँ से बात करो। इसके बाद सिंधु ने कुछ नहीं कहा और वहां से खड़ी हुई काव्या के पास चली गई। उसने काव्या के पास जाकर कहा, गुरु माँ, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा एक कोने में आएंगे? काव्या ने थोड़ा हैरानी से सिंधु को देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर सिंधु ने ऐसी कौन सी बात करनी होगी, लेकिन वो जानती थी कि अगर कोई सीरियस बात नहीं होती तो सिंधु ऐसे कभी भी उसके पास नहीं आती। इसलिए काव्या बिना कोई सवाल किए सिंधु के साथ एक कोने में चली गई। कोने में जाकर उसने सिंधु से पूछा, हाँ सिंधु, बताओ क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गुरु माँ, बात कुछ ऐसी है, मुझे और बिंदु को ये टीना के इरादे इनेक नहीं लग रहे।
हमें लग रहा है कि वो सीनियर की इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सिंधु ने अपने मन की बात काव्या के आगे रखते हुए कहा। काव्या भी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन वो बिना वजह टीना पर शक नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सिंधु की इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बेपरवाही से कहा, सिंधु तुम दोनों ज्यादा ही सोच रही हो। टीना माही से बहुत प्यार करती थी, इसलिए माही से जुड़ी हुई हर चीज से उसे लगाव है, इसलिए वो युवराज का भी ध्यान रख रही है। काव्या की बात सुनकर सिंधु को हैरानी हुई, लेकिन वो अपनी गुरु माँ की बात को काट भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। काव्या ने सिंधु के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, देखो सिंधु, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने सीनियर की चिंता है, लेकिन टीना मुझसे इजाजत लेकर ही युवराज के साथ गई है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। बस मैंने जो कहा है, माही के मोम डैड का ख्याल रखो। ठीक है गुरु माँ, जैसे आपकी आज्ञा। ये कहते हुए सिंधु वापस यशवंत और यामिनी के पास आ गई। बिंदु ने जब देखा कि सिंधु वापस आ गई है तो उसने उत्साहित होते हुए पूछा, क्या हुआ सिंधु, बात कर ली तुमने गुरु माँ से? क्या कहा उन्होंने? मैंने गुरु माँ को बात बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा मुझे ही डांट कर भगा दिया है कि टीना उनसे ही इजाजत लेकर गई है। उन्होंने कहा कि टीना माही की यादों से जुड़ी हुई है और कुछ गलत नहीं करेगी। सिंधु ने अपनी नजरें झुकाते हुए बिंदु से कहा। बिंदु ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें खुद ही सच का पता लगाना होगा। अब सिंधु ने बिंदु को आगे कुछ नहीं कहा और दोनों यशवंत और यामिनी को सहारा देने में लग गई। अंकल आंटी संभालिए अपने आप को, ऐसे में तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। इसी बीच सिंघानिया हाउस के कोने में स्थित वो कमरा अब भी माही की यादों में डूबा हुआ था। हर दीवार, हर कोना उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था और अब उसी कमरे में टीना और युवराज खड़े थे। युवराज की आंखें भावनाओं के समंदर में डूबी हुई थी। उसकी हर हरकत से साफ झलक रहा था कि उसका दिमाग अभी भी माही की यादों में उलझा हुआ है। वो टीना को देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था, उससे बात कर रहा था, लेकिन वो जो देख रहा था वो टीना नहीं बल्कि माही थी। माही, तुम्हें पता है मैं कितना अकेला महसूस कर रहा था? युवराज ने टीना की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्ची भावनाएं थी। टीना ने उसकी आंखों में देखते हुए अंदर अंदर सोच रही थी, उसने खुद को माही साबित करना था। उसे युवराज की जिंदगी में पूरी तरह घुस जाना था। अगर वो युवराज के करीब आ जाती तो कोई भी उसे इस घर से निकाल नहीं सकता था। ये सोचते हुए उसने युवराज की तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही टीना ने युवराज के करीब जाने की कोशिश की, युवराज अचानक पीछे हट गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने घूरकर टीना की ओर देखा और कहा, माही, माही तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास से वो पहले वाली खुशबू क्यों नहीं आ रही? टीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ये बात सोची भी नहीं थी कि युवराज इतनी बारीकी से चीजों को महसूस करेगा। उसका दिमाग तेजी से भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट। टीना जल्दी से ड्रेसिंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने अलमारी खोली और माही का पसंदीदा परफ्यूम निकाल लिया। ये वही परफ्यूम था जिसे माही हमेशा लगाया करती थी, जिसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठता था। टीना ने झट से वो परफ्यूम उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया। उसकी खुशबू हवा में फैल गई और वह पूरी तरह से माही जैसी महक रही थी। फिर वह धीमे कदमों से युवराज के पास पहुंची। जैसे वो युवराज के पास आई, युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने अपनी सांसों में वो खुशबू महसूस की, जिसे धीरे धीरे अपने जगह से उठा। वो उसके बाद उसके चेहरे पर वो पुरानी राहत थी, जैसे उसने माही को वापस पा लिया हो। हाँ, यही तो मैं मिस कर रहा था माही, अब तुम्हें पहले वाली खुशबू आ रही, युवराज ने कहा और बिना झिझक टीना को गले लगा लिया। टीना की आंखों में जीत की चमक आ गई थी। उसने सोचा कि उसकी चाल काम कर रही थी, लेकिन वह सिर्फ इतने में संतुष्ट नहीं थी। वो युवराज को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन युवराज अब भी अपने ही ख्यालों में ही था। टीना ने धीरे से कहा, युवराज, मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा के लिए। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आंखें बंद करके टीना की खुशबू को महसूस कर रहा था। टीना ने आगे और बढ़ने की कोशिश की। उसने युवराज का चेहरा अपने हाथों में ले लिया, लेकिन युवराज ने हल्के से दूर कर दिया। वह पूरी दुनिया में खोया हुआ था। माही, आज तुम बहुत अजीब लग रही हो। सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, युवराज ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा। टीना अंदर ही अंदर छल्ला उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युवराज को कैसे पूरी तरह अपने बस में करे। उसे कुछ सोचना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराई। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 222वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना सिर्फ गले लगकर खुश नहीं थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन युवराज इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। टीना ने बहुत कोशिश की कि युवराज आगे बढ़ जाए,
पर युवराज उसके किसी भी झांसे में नहीं आ रहा था। वो तो बस अपने ही मन में मगन था। टीना अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने बैठा युवराज लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन सा था, एक ऐसा जुनून जो किसी भी सामान्य इंसान को डरा सकता था। लेकिन टीना डरी नहीं थी, बल्कि वो बेचैन थी। अब मैं क्या करूं इस पागल का, उसने मन ही मन सोचा। ऐसे में तो कभी भी ये मेरे हाथ में नहीं आएगा, और अगर ये मौका निकल गया तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे कुछ जल्दी करना होगा। उसने गहरी सांस ली और तेजी से अपना मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां एक विशेष नंबर पर जाकर रुक गई। बिना सोचे समझे उसने कॉल लगा दिया और कुछ ही देर में फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हेलो टीना, आज कैसे याद कर लिया तुमने? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुमसे एक काम था, टीना ने झूठे हंसते हुए कहा। फोन के दूसरी ओर से हंसी की आवाज आई। तुम जो बोलो, क्या काम है, हो जाएगा। टीना ने उधर उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा है। युवराज अब भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, सिराज, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्रग है जिससे मैं किसी को 8-10 घंटे के लिए बस अपने बस में कर सकूं? वो बस मेरी ही बात माने, मेरी हाँ में हाँ मिलाए और मेरे हर इशारे पर चले। इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। टीना ने अपने कॉलेज में पढ़ते सबसे बदमाश लड़के सिराज को कॉल कर दिया। सिराज ड्रग्स का काम करता था। उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स मिलते थे। सिराज कॉलेज टाइम में टीना के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन टीना पहले से ही आदित्य के साथ थी। वैसे भी टीना सिराज को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिराज देखने में बहुत ही भद्दा आदमी था। टीना को मालूम था कि सिराज उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसे मालूम था कि सिराज उसका काम कर देगा। सिराज की आवाज में दिलचस्पी बढ़ गई। दिलचस्प? वैसे भी मेरे पास दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स होते हैं, लेकिन तुम चाहते क्या हो टीना? कोई बड़ा खेल खेलने जा रही हो क्या? टीना ने अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, खेल तो बड़ा है सिराज, और अगर मेरा काम हो गया ना तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकती हूँ। मेरे हाथ एक बहुत जल्दी बड़ा खजाना लगने वाला है, बस तुम्हें थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। सिराज ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन इस ड्रग की कीमत बहुत ज्यादा है। यह आम ड्रग नहीं है और ये इंसान को पूरी तरह से सम्मोहित कर देता है। सोच लो, जो भी इसे लेगा वो तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं सुनेगा, लेकिन इसका असर खत्म होने के बाद वो पूरी तरह से टूट सकता है। टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस युवराज को अपने नियंत्रण में लेना था ताकि वो अपनी चालें चल सके और उसके धन संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। उसने सिराज से पूछा, कब दे सकते हो? मुझे ये जल्दी चाहिए। सिराज ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, टीना, तुमसे मिलकर खुशी होगी। मैं तुम्हें ये कल दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ये बेहद खतरनाक चीज है। गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो अंजाम बुरा भी हो सकता है। टीना ने सिराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, युवराज को अपने वश में करना। उसने सिराज से मिलने का समय तय किया और फोन काट दिया। उसने एक नजर युवराज पर डाली, जो अभी भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। माही, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, युवराज ने धीरे से कहा। टीना ने मुस्कान दबाते हुए अपना हाथ युवराज के हाथ पर रखा और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी युवराज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उधर कपूर मेंशन में पार्टी खत्म हो चुकी थी। अंजलि कपूर एक रेशमी गाउन में सजी अपने महंगे क्रिस्टल के गिलास से आखिरी घूंट भरते हुए खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की नहीं बल्कि जीत की। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां हल्की चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसके मन में काली घटाएं उमड़ रही थी। वो मुस्कुराई और फिर धीरे से पलटकर राघव अलिश्का की तरफ देखा, जो उसके ठीक सामने बैठे थे। राघव आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें शराब बची थी, लेकिन अब उसका ध्यान अंजलि की तरफ था। दूसरी ओर अलिश्का अपने लंबे नाखूनों से मेज पर हल्की हल्की थाप दे रही थी। उसे पता था कि अंजलि कुछ बड़ा ही सोच रही है। अंजलि ने अपनी आवाज को थोड़ा और गहरा बनाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम सिंघानिया हाउस जाएं। आखिर हमें भी तो माही की मौत का शोक मनाना है। उसकी बात सुनकर राघव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, शोक? सच में अंजलि, हमें पता है कि तुम अंदर से कितनी खुश हो। तुम तो चाह रही थी कि माही तुम्हारे रास्ते से हट जाए, और जब वो चली गई है तो तुम अफसोस जताने का नाटक कर रही हो। अंजलि ने एक नकली दुख भरी सांस ली और अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए कहा, राघव, समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। हम इतने ऊंचे खानदान के लोग हैं, हमें अपने दुश्मनों के लिए सहानुभूति दिखानी पड़ती है। और वैसे भी सिंघानिया ग्रुप की चेयरवुमन यानी युवराज की बड़ी बहन काव्या बहुत भावुक है। हमें वहां जाना ही पड़ेगा ताकि हमारी छवि बनी रहे।
अलिस्का ने अपनी भूरी आंखों से अंजलि को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो सिर्फ दिखावा करने जा रही हो या फिर कोई और भी प्लान है तुम्हारे दिमाग में? अंजलि के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो धीमे कदमों से चलती हुई अलिस्का के पास आई और उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाते हुए बोली, तुम्हें मुझे इतने सालों में जानते हुए ये भी पूछना पड़ रहा है? जब मैं सिंघानिया हाउस जाऊंगी तो वहां सिर्फ दुख जताने नहीं जाऊंगी, बल्कि ये भी देखने जाऊंगी कि अब वहां पर किसका राज चलता है। माही चली गई है, लेकिन अब युवराज का क्या होगा, हमें ये सब भी देखना होगा। राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी शराब खत्म की और गिलास मेज पर रख दिया। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाओ, हम जल्द ही सिंघानिया हाउस के लिए निकलेंगे। अंजलि ने संतोष की सांस ली और तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि गाड़ी तैयार की जाए। उसने खुद को शीशे में देखा, अपने बालों को ठीक किया और अपने चेहरे पर हल्का दुख लाने की कोशिश की, ताकि जब वो सिंघानिया हाउस पहुंचे तो हर कोई उसे एक संवेदनशील और हमदर्द इंसान समझे। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि ये दौरा उसके लिए सिर्फ एक चाल थी और एक जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम। इसके बाद वो तीनों लोग तैयार होकर गाड़ी में आ गए थे। जैसे ही गाड़ी कपूर मैंशन के बाहर निकली, अंजलि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिंघानिया हाउस में अब एक नया खेल शुरू होने वाला था। अब वो इस खेल के सबसे बड़ी खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उधर टीना के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी नजरें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी, जहां सिराज का मैसेज चमक रहा था, मैं पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंच चुका हूं, जल्दी आओ। टीना ने गहरी सांस ली और युवराज अपने कमरे में था। उसकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। टीना को जल्दी ही कोई ठोस कदम उठाना था। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और बिना किसी को भनक लगे दबे पांव से बाहर निकल गई। सिंघानिया हाउस के पीछे अंधेरा घना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। टीना एक लंबा शाल ओढ़े हुए ताकि कोई उसे पहचान न सके और धीरे धीरे वहां पर जा रही थी। उसने इधर उधर देखा और तेजी से पीछे वाले गेट की ओर आगे चली गई। जैसे वो गेट के पास पहुंची, उसने देखा कि एक पुरानी काली गाड़ी वहां पर खड़ी थी। गाड़ी के अंदर हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। ये सिगरेट का धुआं था। उसने पीछे दरवाजे के छिपते हुए सिराज को फोन किया, मैं पहुंच गई हूं, तुम कहां हो? बेबी बस सामने देखो, तुम्हारे इंतजार में हूं। सिराज की भारी और लापरवाह आवाज फोन पर आई। टीना ने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा और गाड़ी की ओर बढ़ गई। जैसे वो गाड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक मोटा सा आदमी बैठा था, जिसकी बड़ी सी तोंद बाहर निकली हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आगे दो सुनहरे दांत जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। वो आदमी लगातार हंस रहा था और उसके पीले दांतों पर पान की लाली फैली हुई थी। क्या देख रही हो मैडम? ऐसे पहले किसी हैंडसम आदमी को नहीं देखा, उस मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा। टीना ने घृणा से अपनी नजरें फेर ली और सिराज की तरफ देखा, जो गाड़ी के दूसरी तरफ से निकल रहा था। सिराज हमेशा की तरह ढीली जींस और चमकती हुई जैकेट पहना हुआ था। उसकी आंखों में वही पुरानी लापरवाही चमक थी। तो बेबी, तुम्हें आखिर हमारी याद आ ही गई? सिराज ने धीरे से कहा और उसके करीब आ गया। टीना पीछे हट गई। बकवास मत करो सिराज, मेरा काम करोगे या नहीं? उसने सख्ती से पूछा। सिराज मुस्कुराया, अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? जब हमारी पुरानी दोस्त इतनी रात को मिलने आई है तो थोड़ा गपशप तो बनता है ना। उसने धीमी आवाज में कहा और टीना की ओर बढ़ गया। टीना ने खुद को शांत रखा और सीधा मुद्दे पर आई, मुझे वो ड्रग चाहिए जिससे कोई इंसान 8 से 10 घंटे तक मेरे काबू में रहे, बस वही जो मैं चाहूं। सिराज ने जब अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे हवा में उछालते हुए बोला, ये रही तुम्हारी जादुई दवा, इसे किसी भी ड्रिंक में मिला दो और बस सामने वाला तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, पर इसकी कीमत तुम जानती हो ना? टीना ने आंखें तरेर कर कहा, तुम्हें पैसों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई रकम दूंगी। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर साथ में थोड़ा सा प्यार भी मिल जाए तो क्या ही बात होगी। सिराज ने आंख मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। टीना गुस्से से भड़क उठी, सिराज, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आई हूँ, बेकार की बातों में मेरा समय बर्बाद मत करो। सिराज ने मजाक में हाथ उठाते हुए कहा, अरे बाबा, मजाक भी कर रहा था, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें भी मेरे करीब आना ही पड़ेगा। टीना ने बिना कुछ कहे झट से शीशी उसके हाथ से छीन ली और मुड़कर जाने लगी। लेकिन तभी उस मोटे आदमी की आवाज फिर से गूंज गई, अरे मैडम, एक बात कहूं, जरा मुस्कुरा दो, सुनहरे दांत की कसम, तुम्हारी मुस्कान तो कत्ल कर देगी। और वो हंस पड़ा। टीना ने उसे घृणा से देखा और तेज कदमों से वापस सिंघानिया हाउस की ओर बढ़ गई। उसके हाथ में अब वो ड्रग थी जिसे वो अपने मकसद को पूरा कर सकती थी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या सिराज वाकई में ड्रग डील कर रहा था या इसके इरादे कुछ और ही थे?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 223वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दवाई लेकर टीना अंदर जा पहुंची थी और इधर एक गांव के छोटे से घर के अंदर हल्की मटमैली रोशनी फैली हुई थी। मिट्टी की दीवारों के सहारे कुछ जड़ी बूटियां टंगी हुई थी और कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी चारपाई पर एक घायल लड़की बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थी और माथे पर हल्की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लेप किया गया था। कमरे में बैठी छोटी से छोटी बच्ची और गुड़िया और अपने दादा वैद्य रघुनाथ जी को उत्सुकता से देख रही थी। वैद्य जी पिछले 2 दिनों से इस अनजान लड़की की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने अपनी वर्षों की आयुर्वेदिक विद्या को इस लड़की को बचाने में लगा दिया था। उसका शरीर कई जगहों से घायल था और हाथों और पैरों पर खरोंचों के निशान थे और सबसे गंभीर चोट उसके सिर पर थी। शायद यही वजह थी कि वो अब तक होश में नहीं आई थी। गुड़िया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की को देख रही थी। उसने धीरे से अपने दादा से पूछा, दादाजी, ये लड़की कब उठेंगी? क्या ये हमारी तरह बोल पाएंगी? वैद्य जी ने बड़े ही प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिटिया, ईश्वर की कृपा से अगर सब ठीक हो रहा है तो जल्दी ही उठ जाएगी। हमें बस इनका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसके लिए एक खास जड़ी बूटी दवा बना जा रहा हूँ। तुम तब तक इन्हें परेशान मत करना। यह बहुत कमजोर है और गहरी नींद में है, इसलिए मैं जब तक न आऊं तब तक इन्हें कोई परेशानी मत होने देना। गुड़िया ने मासूमियत में सिर हिला दिया। वैद्य जी ने धीरे धीरे लकड़ी के दरवाजे के बाहर चले गए और अपनी औषधि बनाने में जगह पर आ गए थे, जहां मिट्टी के छोटे बड़े घड़े और बांस की टोकरी में रखी जड़ी बूटियां करीने से सजी हुई थी। उन्होंने एक पत्ते पर तुलसी, अश्वगंधा और हल्की हल्दी को पीसना शुरू कर दिया था। इधर गुड़िया चुपचाप चारपाई के पास बैठी लड़की के चेहरे को देख रही थी। उसकी सांसें धीमी थी मगर स्थिर थी। गुड़िया को लड़की से एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था कि जैसे ये उसकी बड़ी बहन हो। उसने धीरे से लड़की के हाथ को छूकर कहा, दीदी, जल्दी से उठ जाओ, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसने लड़की का हाथ छुआ, हल्की सी हरकत हुई। गुड़िया की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा। दादाजी, दादाजी, देखो, दीदी के हाथ में हरकत हुई है। वैद्य जी ने जल्दी से जड़ी बूटी का लेप तैयार किया और गुड़िया के उत्साह को देखकर मुस्कुराई। अच्छा संकेत है बिटिया, शायद ये जल्दी ही होश में आ जाएंगे। फिर वो अंदर आए और उन्होंने लेप को लड़की के माथे पर धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया। उनके होठ पर कुछ बूंदें टपकाई। फिर एक छोटे से कटोरे में जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया और धीरे से लड़की के होठों से लगाकर उसे पिलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में लड़की की उंगलियां हल्के हल्के हिलने लगी। उसकी सांसें तेज थी और बोहें हल्की सिकुड़ गई थी। वैद्य जी और गुड़िया दोनों सांसें थामकर देख रहे थे। फिर अचानक उस लड़की की आंखें हल्की हल्की झपकने लगी। उसने धीमी आवाज में कराहते हुए कुछ बोलने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकल पाई। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। दादाजी, दादाजी, दीदी जग गई हैं। वैद्य जी ने तुरंत लड़की का सिर हल्के से हिला दिया और बोले, बिटिया, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। लड़की की नजरें गुड़िया और वैद्य जी पर गई। उसने हल्की हल्की आवाज में कहा, मैं कौन हूं? उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में घबराहट थी। रघुनाथ जी कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने नरम आवाज में कहा, बेटी, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पहले आराम करो। लड़की का चेहरा उलझन से भरा हुआ था। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसका दिमाग एक खाली सफे जैसा महसूस कर रहा था। मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं और मैं यहाँ कैसे आई? वो घबराहट में बोल पड़ी। रघुनाथ जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, तुम्हें ये बहुत गहरी चोट लगी है। शायद इसी कारण तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी और तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी बनी रही। उसकी अपनी पहचान ही उसके लिए अब पहेली बन चुकी थी। गुड़िया उसके पास आई और बोली, दीदी, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ। लड़की ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया भी उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वो एकदम अजनबियों से घिरी हुई महसूस कर रही थी। गुड़िया खुशी खुशी दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में गरम गरम खिचड़ी लेकर आई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से लड़की को और कटोरी बढ़ा दी। दीदी, ये खाइए, बाबा ने इसे आपकी ताकत लौटाने के लिए बनाया है। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने धीमे से हाथ बढ़ाया और कटोरी को पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे एक चम्मच खिचड़ी खाई और लेकिन उसके अंदर भी महसूस नहीं हुआ जैसे उसने अपना अस्तित्व ही धुंधला कर दिया हो। रघुनाथ जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, चिंता मत करो, जो खो गया है
वो किसी न किसी रूप में वापस आ जाएगा। तुम अब आराम करो। लड़की ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बनी हुई थी। उसने अपना नाम तक याद नहीं था और इस अनजान सफर की शुरुआत हो चुकी थी। अब वो अपनी अलग ही पहचान खोजने के लिए तैयार थी। उधर रात अपने चरम पर थी और सिंघानिया हाउस की भव्यता पीछे की इस समय काली साजिश पनप रही थी। बाहर ठंडी हवा पेड़ों से टहनियां टकरा रही थी और अंदर महल नुमा हवेली में एक कमरे में नियति का खेल अपने शिखर पर पहुंच गया था। युवराज के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी की गहरी छाप थी। माही के बिना उसका जीवन सूना हो गया था। अब वो सिर्फ अतीत की यादों में जी रहा था और इस भावनात्मक शून्य का लाभ उठाने का हर संभव प्रयास टीना अपने आप कर रही थी। टीना युवराज के सामने बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, लेकिन उसके मन में अलग ही चाल चल रही थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और सबरा अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक गिलास संतरे का जूस रखा हुआ था। उसने युवराज की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बाबा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। दीदी ने आपके लिए जूस भेजा है, कृपया इसे पी लीजिए। टीना ने सबरा की तरफ देखा और अपनी सहानुभूति भरी आवाज में बोली, सबरा, तुम युवराज को यह जूस पिलाओ, मैं तब तक अपने कमरे में जा रही हूं। आखिर मैं युवराज के साथ एक ही कमरे में एक बिस्तर पर तो नहीं सो सकती। उसका यह नाटक सुनकर युवराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, माही, थोड़ी देर बाद चली जाना प्लीज, पहले हमारे साथ बैठकर जूस तो पी लो। सबरा ने भी टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना बिटिया, रुको ना, तुम्हारे कहने पर युवराज बाबा जूस पी लेंगे, नहीं तो मुझे उन्हें पिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही तो टीना चाहती थी। सबरा ने जैसे युवराज को जूस पिलाने को कहा, वो तुरंत मुस्कुरा उठी और ट्रे से जूस का गिलास उठा लिया। ठीक है, मैं पिला देती हूँ, टीना ने युवराज की ओर देखते हुए कहा और उसके पास बैठ गई। सबरा ने राहत की सांस ली और ट्रे लेकर वापस किचन की ओर चली गई। किचन में काव्या पहले से खड़ी थी। उसने सबरा को आते देखा और पूछा, सबरा, तुम जूस देकर आ गई? सबरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिटिया, मैं जूस देकर आ गई। टीना बिटिया को कह दिया है कि युवराज बाबा को पिला दे। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि ये जूस पीने के बाद युवराज जल्दी से सो जाएगा, क्योंकि उसने उसे नींद की दवा मिला दी थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि युवराज को कुछ घंटों के लिए चैन की नींद मिल जाए, वो इस मानसिक तनाव से बाहर आ सके। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका यह प्लान पहले से किसी और के कानों तक पहुंच चुका था। जब टीना सिराज से जूस ड्रग लेने जा रही थी, तब उसने सुन लिया था कि वो जान गई थी कि काव्या ने युवराज के जूस में नींद की दवा मिलाई है और ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने अपनी प्लानिंग तुरंत बना ली थी। जैसे ही सबरा कमरे से बाहर गई, टीना ने युवराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने खुद अपने हाथों से जूस बनाया है, अब बिना किसी नखरे के इसे पी लो। युवराज ने धीरे से सिर हिलाया और जूस का गिलास अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे वो पीने वाला था, टीना ने अपने कलाई पर बंधी चूड़ियों को ठीक करने का बहाना बनाया और बड़ी सफाई से अपने बैग में से एक छोटी शीशी निकाली और उसने झटके से शीशी का ढक्कन खोला और युवराज के जूस में कुछ बूंदें मिला दी। ये वही ड्रग थी जो उसने सिराज से ली थी, एक ऐसी दवा जो व्यक्ति को पूरी तरह से सम्मोहित कर देती थी। अब युवराज के उसके बस में आने ही वाला था। टीना की आंखों में चमक थी। उसने गिलास को युवराज की ओर बढ़ाया और कहा, चलो अब एक ही सांस में पी जाओ। युवराज को किसी भी चीज की भनक नहीं थी। वो पहले से ही मानसिक रूप से टूट गया था। उसने टीना की बात मानते हुए पूरा जूस गटगट पी लिया। ड्रग का असर धीरे धीरे युवराज के शरीर में फैलने लगा। टीना उसके ठीक सामने बैठी थी, उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर एक बेहद बेचैन थी। उसे इंतजार था कि कब ड्रग अपना असर दिखाए और कब युवराज पूरी तरह से उसके काबू में आ जाए। युवराज ने जैसे ही जूस खत्म किया, उसने गिलास टेबल पर रख दिया और माथे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो उसे हल्की सरदर्द हुआ, फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और जैसे नींद को भगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके दिमाग पर एक अजीब सा नशा छाने लगा था। टीना ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा और प्यार से बोली, युवराज, तुम ठीक तो हो ना? युवराज ने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उसमें पहले जैसे चेतना नहीं थी। उसकी नजरें धुंधली हो रही थी। उसका दिमाग सुन पड़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो रहा है। टीना को समझ आ गया था कि ड्रग ने असर करना शुरू कर दिया है। उसने धीरे से युवराज के चेहरे पर हाथ फेरा और मीठी आवाज में कहा, युवराज, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? युवराज ने हल्की सी मुस्कान दी और किसी सम्मोहित इंसान की तरह बोला, हाँ माही, मैं तुम्हारी हर बात सुन सकता हूँ। टीना के होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। उसने युवराज के माथे पर हाथ
फेरा और धीमे से पूछा, युवराज, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? युवराज ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और उसकी पतलियां अब सुस्त हो गई थी। उसने धीमे से जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माही। टीना के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई थी। अब युवराज पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। अब क्या करेगी टीना युवराज के साथ, क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 224वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना युवराज के साथ कमरे में थी और इधर सिंगानी हाउस के मुख्य दरवाजे पर अंजलि कपूर आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा दर्द से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था। वो जानती थी कि अगर उसे यहाँ अपने इरादों को अंजाम देना है तो उसे खुद को बेहद दुखी और संवेदनशील दिखाना होगा। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर कोई उससे ये सवाल करता कितनी देर रात को यहाँ क्यों आई है, तो उसके पास पहले से एक ठोस जवाब था। वो मुंबई से बाहर थी और जैसे उसे माही की मौत की खबर मिली, वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधा यहाँ आ गई। उसके कदम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहे थे। उसका स्कार्फ हल्की हवा में लहरा रहा था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, उसकी नजर सामने बैठी काव्या पर पड़ गई। काव्या सोफे पर बैठी थी, आंखों में थकान और दर्द का साया था। अंजलि की नजर एक पल के लिए शैतानी चमक में आ गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने चेहरे पर उदासी की परछाई डाल ली। वो काव्या की तरफ बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, काव्या दीदी। काव्या ने धीरे से सिर उठाया और सामने अंजलि को देखा। जैसे उसकी आंखें अंजलि पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। काव्या जानती थी कि अंजलि हमेशा से माही और युवराज के रिश्ते के खिलाफ थी। उससे पहले भी कई बार उसने चालें चली थी ताकि उन दोनों के बीच दरार पैदा हो सके। यहाँ तक कि उसकी वजह से ही युवराज की जान जाते जाते एक बार बची थी, लेकिन काव्या ने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो जानती थी कि अभी यह समय किसी से झगड़ा करने का नहीं। उसने गहरी सांस ली और अंजलि को बैठने का इशारा किया। अंजलि ने तुरंत बैठते हुए दुख भरे स्वर में कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा दीदी, माही हमें छोड़कर चली गई। ये सब कैसे हो गया? जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं तुरंत यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मैं शहर से बाहर थी। जैसे ही वापस घर लौटी, मैंने माही के बारे में सुना। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानती थी कि इस वक्त युवराज को मेरी जरूरत होगी। अंजलि की बातों को सुनकर काव्या को और भी गुस्सा आ गया। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि अंजलि यहाँ माही के लिए दुख जताने नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से आई है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और सीधी आवाज में कहा, युवराज को दवाई देकर सुला दिया गया है और वह इस वक्त किसी से मिलने की हालात में नहीं है। अंजलि के चेहरे पर हल्की मायूसी दिखी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने दुखी स्वर में कहा, ओह, सही किया आपने दीदी, उसे इस वक्त आराम की जरूरत है, लेकिन क्या मैं उसे बस एक बार देख सकती हूँ? नहीं अंजलि, डॉक्टर ने मना किया है, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। काव्या ने तुरंत मना कर दिया। अंजलि ने अपने हाथों को आपस में मिलाते हुए सिर झुका लिया, जैसे कि वो बहुत दुखी हो, लेकिन उसने अपने मन में एक अलग ही खिचखिड़ी पका ली थी। उसे पता था कि युवराज इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में था और उसका यही सही मौका था। उसे युवराज के करीब जाना था और उसे अपने पक्ष में करना था, लेकिन फिलहाल काव्या उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। काव्या की आंखें अंजलि के हाव भाव को परख रही थी। वो जानती थी कि यह लड़की माही की मौत पर आंसू बहाने नहीं बल्कि अपने फायदे की जमीन तैयार करने आई है। अंजलि, तुम थकी हुई लग रही हो, अगर तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। काव्या ने जानबूझकर ये कहा ताकि अंजलि को ये कुछ ऐसा बोले कि जिससे उसकी असलियत सामने आ सके, लेकिन अंजलि समझदार थी। उसने जल्दी में कहा, नहीं दीदी, मैं यहाँ सिर्फ अफसोस जताने आई थी। बस एक बार युवराज को देखना चाहती थी, लेकिन अगर वो सो रहा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। काव्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यकीन हो गया था कि अंजलि यहाँ आने का मकसद कुछ और ही रखती है, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अंजलि ने उठते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, सुबह फिर आऊंगी। काव्या ने हल्का से सिर हिलाया और अंजलि बाहर की ओर बढ़ गई। जैसे वो बाहर निकली, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। वो जानती थी कि अभी तो बस उसकी एंट्री हुई थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उधर काव्या ने भी निश्चय कर लिया था कि वो अंजलि पर नजर रखेगी। वो जानती थी कि इस वक्त घर के हर सदस्य को संभालने की जरूरत थी, खासकर युवराज को। उसे नहीं पता था कि उसका अगला खतरा किस दिशा में से आने वाला है, लेकिन वो तैयार थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस रात के साये में कई रात छिपे हुए थे और जल्द ही उजागर होने वाले थे। वहीं गहरे अंधेरे कमरे में कुणाल गिल अपने कमरे में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने हाथों में एक पुरानी विस्की के गिलास को अंदर भर लिया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो लालच की भावनाओं से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस घर में अभी अभी किसी अपने की मौत हुई थी।
बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। उसके मन में चल रहे खेल को साफ दिखा रही थी। उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। युवराज के हालात देखकर कुणाल के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुणाल के लिए मौका किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। उसे इस पल का इंतजार कब से था। वो जानता था कि सिंघानिया ग्रुप का साम्राज्य कितना विशाल था, और अब जब युवराज मानसिक रूप से कमजोर हो गया है तो उसके लिए अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बेहतरीन मौका था। कुणाल ने धीरे से अपना गिलास उठाया और उसमें बर्फ के टुकड़े डाले। बर्फ के टुकड़ों को खनकते ही उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से घूंट भरा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर का नजारा देखते हुए सोचने लगा, युवराज, तुमने तो मुझे पहले ही पुणे वाला बिजनेस संभालने को दे दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं पूरा सिंघानिया ग्रुप संभाल लूं। उसने पहले ही पुणे की ब्रांच अपने हाथों में ले ली थी, और अब जब युवराज मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था तो पूरा सिंघानिया ग्रुप उसके काबू में आ सकता था। अगर इस वक्त वो सही चाल चलता तो युवराज की जगह ले सकता था, न सिर्फ कंपनी में बल्कि पूरे परिवार के मुखिया के रूप में भी। सत्ता और दौलत की यह जंग अब उसके लिए सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। कुणाल ने धीरे से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में फोन के दूसरी तरफ से एक भारी और कॉन्फिडेंस से भरी आवाज आई। हाँ सर, बताइए, आपने इतनी रात को फोन कैसे किया? ब्रजेश, और तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूं, ध्यान रहे कि इसमें कोई चूक भी नहीं होनी चाहिए, कुणाल ने धीरे और साफ शब्दों में कहा। विजय, जो कुणाल का सबसे भरोसेमंद आदमी था, कई सालों से उसके लिए काम कर रहा था। वो न सिर्फ बिजनेस डील्स में मदद करता था, बल्कि कुणाल के सीक्रेट कामों का अंजाम भी देता था। जो कहना है खुलकर कहिए सर, ब्रजेश ने उत्सुकता से कहा। कुणाल ने अपनी उंगलियों को टेबल पर हल्की थाप दी और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ कागजात तैयार करवाने हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जिन पर अगर युवराज के साइन हो गई तो उसके सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाएंगे। ब्रजेश ने एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीरता से बोला, सर ये तो बहुत बड़ा गेम है, पर अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा। एक बार हमने युवराज के उस पर साइन करवा ली तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कुणाल ने धीरे से खिड़की की ओर चलते हुए कहा। खिड़की के बाहर हॉल में बैठी काव्या उसे साफ दिख रही थी। वो जानता था कि अगर उसकी पत्नी को उसकी साजिश की भनक भी लग गई तो इसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तुम तुरंत हमारे वकील से मिलो और डॉक्यूमेंट तैयार करो, लेकिन सिर्फ वही जो जरूरी है। कोई बोर्ड मीटिंग, कोई लंबी प्लानिंग नहीं, बस इतना कि साइन होते ही युवराज का सारा हक खत्म हो जाए। कुणाल की आवाज में अब एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। समझ गए सर, मैं काम में लग जाता हूँ, ब्रजेश ने जवाब दिया और फोन काट दिया। कुणाल ने फोन टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर झांक कर फिर काव्या को देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर वो मजबूती थी जिससे कुणाल डरता था। अगर इसने कुछ भी सूंघ लिया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कुणाल ने मन ही मन सोचा। सिंघानिया ग्रुप की ऑफिशियल चेयरवुमन होने के नाते काव्या को हर चीज पर अधिकार था। वो अपने परिवार के बिजनेस को मिटने नहीं देगी, और यही बात कुणाल के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, कुणाल ने मन ही मन सोचा। वो अपनी चालाकी से धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में लेने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं था कि यही लालच उसे आगे जाकर किस गहरे दलदल में ले जाएगा, और ये जीत उसे कितनी भारी पड़ेगी, ये उसके दिमाग में कभी नहीं आया। कुणाल गिल की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, सिंघानिया ग्रुप का साम्राज्य अपने हाथों में लेना, और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन ये खेल उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। उसके चालें जितनी तेज थी उतने ही उसके विरोधी भी सतर्क थे। दूसरी तरफ संध्या और बिंदु का मकसद बिल्कुल साफ था, टीना की चालों को नाकाम करना और अपने गुरु माँ की काव्या की रक्षा करना। उन्होंने पहले ही यशवंत और यामिनी को बीपी और नींद की दवाई देकर सुला दिया था, ताकि वे किसी भी तनाव से बचे और आराम कर सके। जब वे दोनों कमरे से बाहर निकली तो उनकी नजर काव्या पर पड़ी, जो अभी भी हॉल में बैठी थी। उसके चेहरे पर काफी थकान और आंखों में दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। काव्या के पास सबरा खड़ी थी, जो उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन फिर भी काव्या भीतर से पूरी टूट चुकी थी। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सिंधु और बिंदु दोनों को अपनी गुरु माँ की हालात अच्छी नहीं लगी। सिंधु ने धीरे से बिंदु से कहा, बिंदु, गुरु माँ बहुत थकी हुई लग रही है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। हाँ सिंधु, हमें उनकी थकान दूर करनी होगी, चलो उनकी सेवा करते हैं। बिंदु ने बेसहमति में सिर हिलाया और दोनों काव्या के पास पहुंच गई। बिंदु उसके पास खड़ी हो गई और उसके कंधे को धीरे धीरे मालिश करने लगी, जबकि सिंधु नीचे बैठकर उसके पैरों को दबाने लगी थी। और इधर कुणाल अपने ही मकसद में लगा हुआ था। क्या कुणाल का मकसद क्लियर हो जाएगा? क्या कुणाल अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 225वें एपिसोड में आपका स्वागत है।
चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिंधु और बिंदु काव्या के पास आ गई थी और बिंदु उसके पीछे खड़ी हो गई। उसके कंधों को धीरे धीरे मालिश करने लगी, जबकि सिंधु नीचे बैठकर उसके पैरों को दबाने लगी। अचानक मेरी इस सेवा से काव्या को थोड़ा आराम तो महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, सिंधु और बिंदु, ये तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों भी बहुत थकी हुई हो, जाकर आराम करो। सिंधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं गुरु माँ, आपकी सेवा से हमें असली आराम मिलेगा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। गुरु माँ, हमें आपकी देखभाल करनी है। काव्या दोनों की श्रद्धा देखकर भावुक हो गई। उसने प्यार से सिंधु के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, यशवंत अंकल और यामिनी आंटी कैसे हैं? सो गए क्या? हाँ गुरु माँ, हमने उन्हें दवाई दे दी है, अब बस वे आराम से सो रहे हैं। सिंधु ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। वो जानती थी कि घर के बड़े अगर सो रहे हैं तो उसे कम से कम उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके मन में अब भी एक बेचैनी थी, युवराज की हालात को लेकर। बिंदु ने धीरे से काव्या के कंधे को दबाते हुए कहा, गुरु माँ, आप चिंता मत करें, जब तक हम हैं कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काव्या ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। उसे पता था कि उसके पास ये दोनों विश्वास पात्र थी और जो किसी भी हालात में उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। सिंधु और बिंदु के मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, टीना को सबक सिखाना। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे हर हाल में उसकी चाल को नाकाम कर देंगे और अपने गुरु माँ और अपने सीनियर की रक्षा करेंगे। आने वाली सुबह बहुत कुछ बदलने वाली थी। इसी बीच उधर ग्वालियर की ठंडी हवा रात के सन्नाटे में बह रही थी और इसी शहर के एक काली मस्जिद चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठे आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसके बगल में बैठी शिवानी हीराचंदानी भी गंभीर थी। उसे आदित्य की हालात देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है। आदित्य के फोन पर बार बार कॉल्स आ रही थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही कॉल उठाई, अपने खास आदमी की। सर, हमने लड़की को सही सलामत वैद्य रघुनाथ जी के पास पहुंचा दिया है। उसकी हालात काफी गंभीर थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हमने कुछ बड़ी सावधानी से किया है ताकि किसी को कोई शक न हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं खुद आकर देखूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रहे। शिवानी ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, क्या तुम सोचते हो कि ये सब करना सही था? आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, शिवानी, तुम नहीं समझोगी। वो मेरे लिए सिर्फ कोई लड़की नहीं, वो मेरी बहन से बढ़कर है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। दूसरी ओर कपूर मैंसन के विशाल और भव्य दरवाजे से अंजलि कपूर अंदर दाखिल हुई। उसके चाल में वो विश्वास और चेहरे पर वही विजयी मुस्कान थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। जैसे वो अंदर आई, एक परिचित आवाज ने उसे रोक लिया। अंजलि बेटा। वो रुकी और देखा कि उसके पिता चिराग कपूर उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी और सवालों की लहर थी। उन्हें जब पता चला कि अंजलि सीधे सिंघानिया हाउस गई थी और वो खुद को रोक नहीं पाए और उसका इंतजार करने कपूर मैंसन आ गए थे। कैसा माहौल था वहां? चिराग ने उत्सुकता से पूछा। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने पिता को नजरअंदाज करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गई। चिराग कपूर भी उसके पीछे पीछे चल दी। उन्हें अंजलि के मन में चल रही हर चाल का अंदाजा था और वह उसकी हर प्लान का समर्थन करने को तैयार थे। जैसे अंजलि अपने कमरे में पहुंची, उसने दरवाजा जोर से खोला और भीतर दाखिल हुई। उसके पिता भी उसके साथ साथ अंदर चले गए। अंजलि बेटा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ वहां? क्या लग रहा है तुम्हें? क्या अब तुम युवराज को पालोगी या नहीं? चिराग कपूर की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अंजलि अपने नर्म और आलीशान बेड पर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, डैड, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी इतनी कमजोर है? अब जब युवराज की जिंदगी में कोई नहीं बचा तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब वो सिर्फ मेरा होगा। उसने अपनी आवाज को कॉन्फिडेंस में लाते हुए कहा। उसके शब्द सुनकर चिराग कपूर की आंखों में चमक आ गई। गुड बेटा, यही जज्बा चाहिए। जब तुम युवराज की पत्नी बन जाओगी तो हमारा बिजनेस भी फिर से खड़ा हो जाएगा। उन्होंने उत्सुकता से कहा, डैड, ये सिर्फ बिजनेस का सवाल नहीं, ये मेरी जिद है। माही की मौजूदगी में वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन अब वो कमजोर है, अकेला है और उसे सहारे की जरूरत है। मैं वही सहारा बनूंगी और धीरे धीरे उसे अपने बस में कर लूंगी। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मनसा को साफ जाहिर कर रही थी। चिराग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। लेकिन बेटा, इतना आसान नहीं होगा। वहां और भी लोग हैं जो युवराज का ध्यान रख रहे हैं, खासकर काव्या।
तुम्हें उससे सतर्क रहना होगा। अंजलि ने गहरी मुस्कान दी और कहा, काव्या, वो क्या ही कर सकती है, अपने भाई को बचाने की ठान रखी, लेकिन वो जानती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब बस देखिए डैड, अगले ही कुछ दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। चिराग कपूर ने एक ठहाका लगाया। उन्हें अब पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी युवराज को हासिल करके रहेगी। कपूर मैंसन में इस बातचीत के दौरान अंजलि अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उधर सिंघानिया हाउस में सिंधु और बिंदु ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। बिंदु ने उसकी आंखों में वही भाव और चिंता देखी जो दो अपने गुरु माँ के लिए असीम श्रद्धा थी। दोनों ने मन में ठान लिया कि वो काव्या को यूं ही टूटने नहीं देगी। सिंधु ने धीरे से कहा, गुरु माँ, आप बहुत थक गई हैं, आपको अब आराम करना चाहिए। बिंदु ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप इतनी देर से यहीं बैठी, इस तरह खुद को मत सताइए। आप खुद को संभालेंगे तभी तो इस घर को संभाल पाएंगे। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मुझे आराम नहीं चाहिए सिंधु। जब तक मेरे परिवार पर यह संकट नहीं टल जाता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। गुरु माँ, हमें आपकी चिंता है। अगर आप थक जाएंगे तो हम सबका सहारा कौन बनेगा? सिंधु ने काव्या का हाथ थाम लिया और कहा। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि बिंदु ने एक प्याला गर्म दूध उनकी ओर बढ़ाया और कहा, पहले ये पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी थकान में आराम मिलेगा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया और दूध का घूंट पी लिया। काव्या ने उनकी बातों में सच्चाई दिखी और चुपचाप आंखें मूंद कर बैठ गई और सिंधु और बिंदु दोनों बड़ी लगन से उसकी सेवा कर रही थी। हल्के हाथों से मालिश करते हुए सिंधु बोली, गुरु माँ, ये घर आपको संभालना है, लेकिन आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। ये मत सोचिए कि सब कुछ अकेले आपको करना है, हम आपके साथ हैं। बिंदु ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हम आपकी शक्ति हैं, जब तक दम है कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। काव्या की आंखें हल्की नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में दोनों बहनें उसकी असली ताकत है। मालिश के दौरान सिंधु ने धीरे से कहा, गुरु माँ, हमें टीना पर भरोसा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि टीना कुछ असही नहीं लग रही है। काव्या ने आंखें खोली और उन्हें देखने लगी। फिर वही बात, तुम दोनों बिना वजह उसके पीछे पड़ी हो। बिंदु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं गुरु माँ, ये बिना वजह नहीं है। हमने उसके हाव भाव देखे हैं, उसकी आंखों में एक चालाकी सी नजर आती है। वो यकीनन कुछ न कुछ तो करने वाली है, हमें पूरा विश्वास है। सिंधु ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरु माँ, हमें पूरा विश्वास है कि टीना कोई न कोई तो साजिश रच रही है। हमें सबूत तो नहीं मिले, लेकिन हमारा दिल कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। हमें उसके अंदर से हमेशा नेगेटिव वाइब सी आती है, पता नहीं क्यों। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा मैं किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती। बिंदु बोली, लेकिन गुरु माँ, अगर तब तक देर हो गई तो? काव्या ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर वो सच में कुछ गलत कर रही है तो सच सामने आकर रहेगा, पर हमें तब तक धैर्य रखना होगा। सिंधु और बिंदु ने एक दूसरे को देखा। वो जानती थी कि उनकी गुरु माँ दिमाग में बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भरोसा भी नुकसानदेह हो सकता था। सिंधु बिंदु ने मन मन फैसला कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर टीना की साजिश को नाकाम करके रहेगी। उन्होंने अपनी गुरु माँ को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसका लक्ष्य साफ था, टीना की हर हरकत पर नजर रखना और सही समय आने पर उसका सच सामने लेकर आना। उन्होंने धीरे से काव्या को देखा, जब हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। शायद इस थोड़ी सी सेवा ने उसके मन का बोझ कम कर दिया था। बिंदु ने धीरे से कहा, गुरु माँ, आप बस हमें हुक्म दीजिए, आपकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। काव्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, अब तुम भी आराम कर लो। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस घर में छिपी साजिशें और उनके खिलाफ खड़े लोगों का संघर्ष अब भी जारी था। क्या टीना की साजिश कामयाब हो पाएगी या फिर कुणाल की साजिश कामयाब हो पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें।